आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शिवपुरी में रोजगार सहायकों ने सौंपा ज्ञापन, नियमितीकरण की मांग, अफसरों के दबाव का विरोध। रीवा के मछली मार्केट में संग्राम, व्यापारियों के दो गुटों में संघर्ष, जमकर चली लाठियां, मची भगदड़। ग्वालियर में नो एसी मुहिम को मिला समर्थन, 100 लोग जुड़े मुहिम से। वही मंत्री तोमर ई स्कूटी से चलेंगे। आगरमालवा में गांजा बेचने वाला गिरफ्तार, 21 किलो गांजा बरामद, आगर पुलिस की कार्रवाई। चलिए बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर, जहां खबर रीवा की है। रीवा के सिविल लाइन थाना से महज 50 मीटर की दूरी पर स्थित मछली एवं मटन मार्केट में व्यापारी प्रतिस्पर्धा को लेकर दो गुटों में संघर्ष हो गया। वहीं दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले और मार्केट में भगदड़ मच गई। मौके पर पहुंचे सिविल लाइन थाना प्रभारी कमलेश साहू दोनों गुटों के लोगों को पकड़कर थाना ले गए। थाना प्रभारी ने बताया कि मारपीट की घटना सामने आई है। दोनों पक्षों के लोगों को थाना लाया गया है और कार्रवाई की जा रही है। ये अग्निशमन कार्यालय जो है उसके बगल से जो रास्ता जाती है, वहीं पे मीट मटन मार्केट बना हुआ है। तो दो गुटों में जो है वहाँ व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को लेकर आपस में उनकी लड़ाई हो गई थी, जिसके वजह से तत्काल जैसे ही वहाँ मीडिया मित्रों ने खबर दी, तुरंत पुलिस मौके पर पहुँचती है और कुछ लोगों को अभिरक्षा में ले लेती है और कुछ वहाँ से भाग जाते हैं। और इस दोनों पक्ष के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और दोनों पक्षों की शिकायत सुनी जा रही है और जांच कर जो विधि सम्मत होगी वो कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर शिवपुरी से है, जहां शिवपुरी जिले की पोहरी तहसील क्षेत्र के किले के अंदर रहने वाले करीब 400 परिवार अब भी जमीन के पट्टे से वंचित है। दशकों से यहां रह रहे इन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। रहवासी खालिद खान ने बताया कि उनका परिवार करीब 100 वर्षों से यही रह रहा है। किले के भीतर सैकड़ों परिवार पीढ़ियों से इसी जमीन पर बसे हैं, लेकिन किसी को भी जमीन का पट्टा नहीं मिला है। रहवासियों का कहना है कि बिना पट्टे के उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने नगर परिषद पोहरी और एसडीएम को कई बार आवेदन दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी जमीन को पट्टा नहीं है और हमारी कुटीन को नाम ही नहीं आ रहा, घर ही नहीं है। मैं बिल्कुल रह रही खाली। तो वहाँ कब से रह रहे थे आप? रह रहे हैं ऐसे नाम है, अब कुटीन को नाम आ रहा, सो कह रहा तुम जगह रही ही नहीं है। तो कितने सालों से बात कर रहे थे आप? रही है ये जिंदगी। मतलब कितनी पीढ़ी भी मिला? 30, 40, 50 साल कितने थे? कितने परिवार होंगे वहाँ? परिवार किसी के पास पट्टा नहीं है। आपने पौरी में किसी को बताया पट्टा देने के लिए, एसडीएम को या किसी को? और मेरे साथ जो और कुछ लोग भी आए हुए हैं जो आवास की मांग कर रहे हैं और नगर पंचायत आवास देने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं दे रही वो? क्योंकि हमारे पास आवास की जमीन नहीं है और हमारे पूर्वज पौरी में निवास करते चले आ रहे हैं और हम भी निवास वहीं कर रहे हैं। कितने सालों से? कम से कम 100 साल से ऊपर हो गए। हमारे दादा परदादा वहीं के हैं। तो आपका पट्टा नहीं है? नहीं है। तो पौरी में कहीं पट्टे के लिए आपने आवेदन दिया? हमने आवेदन वहाँ नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय से बोला था, नगर पालिका अध्यक्ष महोदय से, तो उन्होंने कहा कि आप जिलाधीश महोदय के पास शिवपुरी जाइए, उनको आवेदन दीजिए। मध्य प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की एसी इस्तेमाल न करने की मुहिम से पहली ही रात के बाद 100 से ज्यादा लोग जुड़ गए। वहीं ऊर्जा मंत्री ने इसकी लिस्ट भी जारी की है। दरअसल ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने 1 जून की रात पार्क में टेंट तले पंखे के सहारे बताई। उनकी इस मुहिम में
सैकड़ों से ज्यादा लोग जुड़ गए। इन लोगों ने तय किया कि वह भी एसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। शुरुआती दौर में प्रतिदिन 1 घंटे एसी बंद रखेंगे, आगे इसकी टाइमिंग बढ़ाते जाएंगे। वहीं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने उनकी मुहिम से जुड़े लोगों की सूची भी जारी की है। ऊर्जा मंत्री ने एसी का उपयोग कम करने के साथ ही शहरवासियों को वाहन से फैलने वाले प्रदूषण के प्रति जागरूकता फैलाने की भी बात कही है। मेरे 50 सहयोगी आज मुझसे जो मिले हैं, उन्होंने मुझे बात को मुझसे जानना चाहा। मैंने पूरी बात कही तो उन लोगों ने भी अपने लिए और अपनों के लिए 1 घंटे एसी या कूलर जो भी उनके घर में है वो नहीं चलाने का फैसला किया है। इसके लिए उनको मैं पहले तो प्रणाम करता हूं। उन 50 लोगों की सूची भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, जिन 50 लोगों ने और ये कहा है। इसके लिए हम लोग जन जागरण अभियान भी चलाएंगे, ये आपको बताना चाहिए। कई तरह के सवाल जो है उन्होंने इस संकल्प को लेने से पहले आपसे पूछे, क्या वो सवाल? निश्चित रूप से ये पूछा कि इसका हमें, तो उनको मैंने बताया ये प्रदूषण इतना होगा, तो उन्होंने कहा ये तो हमारे लिए हानिकारक बात है, इसका असर नवजात शिशु पे भी पड़ते हैं, फेफड़ों पे, बुजुर्गों पे पड़ते हैं, हमारे खुद के फेफड़ों पे पड़ते हैं। तो उन्होंने खुद ने स्वीकार किया और कहा ये तो बहुत जरूरी काम है, हम करेंगे। खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल की मांग पर खंडवा सनावद के बीच चल रही स्पेशल मेमू ट्रेन के फेरे बढ़ाने की मंजूरी रेलवे बोर्ड ने दे दी है, जहां अब यह ट्रेन 3 जून से 2 फेरों में चलेंगी। रेल समिति सदस्य मनोज सोनी ने बताया कि खंडवा सनावद के बीच ब्रॉड गेज के बनने के बाद खंडवा से सनावद के बीच 12 मार्च 2024 से खंडवा सनावद मेमू स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की गई थी, जो कि एक फेरे में चलाई जा रही है। अब यह ट्रेनें 2 फेरे में चलाई जाएंगी। यह ट्रेन सप्ताह में 5 दिन चलेगी। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर दूसरे फेरे के लिए रवाना किया है। आज मैं खंडवा संसदीय क्षेत्र की जनता की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को, हमारे रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारा खंडवा संसदीय क्षेत्र का खंडवा विधानसभा, बंदाना विधानसभा, मानदाता विधानसभा और बड़वा विधानसभा, ये 4 विधानसभा के क्षेत्र के लोग इस 2 फेरे बढ़ने से लाभान्वित हो रहे हैं। और पहले ये स्पेशल ट्रेन के नाम से संचालित होती थी, जिसका किराया ओंकारेश्वर सनावद का 50 रुपये लगता था, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे क्षेत्र की जनता की जेब पर ज़्यादा भार नहीं पड़े, इसके लिए 15 रुपये में अब खंडवा से सनावद कोई भी यात्री जा सकता है और बीच के स्टेशन के लिए उनको 10 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। तो ये खंडवा और हमारे सनावद के लोगों को आने जाने के लिए जो आवागमन की एक सुविधा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है, और हमारा प्रयास है कि इसके 2 फेरे किए से बढ़ाकर आने वाले समय में 3 फेरे इसके हो, ताकि क्षेत्र की जनता को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो। आगर कोतवाली पुलिस ने गांजा बेचने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया। बता दें, युवक के पास से 21 किलो 510 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा ने बताया कि टीआई शशि उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अर्जुन नगर कॉलोनी के एक मकान में दबिश दी है। मकान से 21 किलो 510 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। वहीं मामले में वसीम खान को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से मोबाइल भी जब्त किया गया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड मांगा जाएगा, ताकि और भी जानकारी ली जा सके। आगर जिले के थाना कोतवाली के स्टाफ को कल देर रात एक सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें एक निवास स्थान जिसका नाम वसीम खान है, जिसकी उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष के मध्य है, उसके निवास स्थान पर कुछ अवैध मादक पदार्थ रखे जाने की सूचना प्राप्त होने पर उस पर दबिश दी गई और मौके पर से उसके निवास स्थान से 21 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। और प्रकरण सदर में अभी आरोपी को गिरफ्तार करके उसके गांजे के संबंध में, शोध के संबंध में और उस गांजे के अवैध परिवहन और उसके लेन देन के संबंध में जो लोग शामिल हैं उस मामले पर अभी जांच की जा रही है। उक्त मामले पर प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। 21 किलो 500 ग्राम गांजे को भी जब्त कर लिया गया है और आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके आगे की आरोपियों और उसकी संलिप्तता के संबंध में जाँच की जा रही है।
उज्जैन में शासकीय मंदिरों के पुजारियों को जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने, डराने, धमकाने और अवैध वसूली की मांग करने का मामला सामने आया है। बता दें, अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने कलेक्टर के पास मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पुजारी महासंघ ने आरोप लगाया है कि जयराज चौबे और उनकी पत्नी सारिका गुरु पुजारियों को डराते धमकाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जयराज चौबे ने अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के नवीन नगर अध्यक्ष को फोन कर जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया और 3000 रुपए महीना देने की मांग की है। धमकी दी कि अगर रुपए नहीं दिए गए तो वह आरटीआई लगाकर शिकायत करेंगे। उन्होंने दलित पुजारियों को भी मंदिर से हटवाने की धमकी दी है। जी, ये श्री अखिल भारतीय पुजारी महासंघ द्वारा ज्ञापन दिया गया है। इसमें बताया गया है कि जो इन्होंने नवीन अध्यक्ष अपने मंडल के घोषित किए हैं, इनके विरुद्ध कोई कपिता कुछ लोग हैं जो विभिन्न मोबाइल नंबरों से इन्हें धमका रहे हैं कि आप कैसे बन गए। क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा रही कि विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का अलग अलग पुजारी नियुक्त होते हैं। हर जगह कोई जरूरी नहीं कि ब्राह्मण पुजारी ही नियुक्त हो। इसी प्रकार में इसी क्रम में इन्होंने ये हुआ है, तो इन्होंने धमकी देकर इनको कोई कुछ राशि वगैरह की मांग कर रहे हैं। महेश पुजारी जी द्वारा एक समिति गठित की गई है जिसमें हमको नगर कार्यकारिणी में लिया गया है और सभी वर्गों के इसमें पुजारी नियुक्त किए गए। जहाँ जैसे देवता इस प्रकार के पुजारी है, दलित भी है, वाल्मीकि भी है, कबीरपंथी भी है, ओबीसी भी है और आदिवासी भी है। मुझे जसराज चौबे जी ने फोन करके बोला कि सारे ब्राह्मण मर गए क्या, मतलब जाति सूचक शब्द। तो मैंने बोला ब्राह्मण सब आदरणीय है, लेकिन गुरुजी ने हमारे समावेश समझ के सब जातिवादी खत्म करके सभी लोगों के सभी वर्गों को पुजारी नियुक्त करके और उनको समावेश करके सभी को साथ में लेकर चलते हैं। शिवपुरी शहर के फतेहपुर क्षेत्र की रहने वाली बुजुर्ग महिला सरजूबाई शिवहरे ने अपनी पोती की शादी के लिए अपनी एफडी की रकम सहकारी बैंक द्वारा नहीं दी जाने से परेशान है। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मदद की फरियाद की है। बुजुर्ग महिला ने बताया कि बेटे परमाल ने 22 अक्टूबर 2024 को अपनी बेटी की शादी के लिए 5 लाख रुपए की एफडी कराई थी। अब शादी 9 जून को होनी है, लेकिन बैंक समय से पहले एफडी तोड़ने की मंजूरी नहीं दे रहा है। अब शादी की तारीख नजदीक आ चुकी है, लेकिन जबकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रयास से सहकारी बैंक को 50 करोड़ रुपए की सहायता दी गई, जिससे गरीब लोगों को राहत मिल सके, लेकिन फिर भी बैंक वाले पैसे देने से टालमटोल कर रहे हैं। भाइयों मेरी बच्ची नातनी की शादी है, बैंक में पैसा 5 लाख दे नहीं रहे। शादी कब की है? 9 तारीख। कितने पैसे जमा है आपके? 5 लाख। क्या कहते हैं आपने बात की है वहाँ बैंक? खेती बैंक में पैसे क्यों नहीं दे रहे? जा फिर भगा देता। क्या कहती हैं? अबे हमारे पास तो आपने ये नहीं कहा कि बेटी की शादी कैसे करेंगे, हम पैसे तो चाहिए। कहीं हम मान दिया, भगवान को दिल के पास आए। तो अब शादी कैसे करेंगे आप? हमने कही हम गरीब हैं, भगवान उनकी बीमार है। हमारे संग में कौन है? मेरे संग में तो बेटा मोड़ा तो मेरे झांसी की खबर है, जहां झांसी के श्रीजी हॉस्पिटल में देर रात तब हंगामा खड़ा हो गया जब डायलिसिस पर मरीज की मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद हॉस्पिटल के डॉक्टर और स्टाफ मरीज की फाइल लेकर हॉस्पिटल से भाग खड़े हुए। वहीं परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया है। बताया गया है कि मध्य प्रदेश के दतिया निवासी मोनू खान के पित्त की थैली में इंफेक्शन था। उसे परिजनों ने झांसी के श्रीजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि 2 दिन से किसी डॉक्टर ने इलाज नहीं किया, बल्कि हॉस्पिटल के स्टाफ द्वारा इलाज किया गया। हॉस्पिटल स्टाफ और डॉक्टरों की लापरवाही के चलते मरीज की मौत हुई है। वहीं हंगामे की खबर सुन सीईओ सिटी सहित नवाबाद थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। भर्ती तय पेशेंट डायलिसिस हो रही थी, कल भी हुई, आज भी हुई, लेकिन आज कल से लेकर आज तक कोई डॉक्टर नहीं आया। सब कंपाउंडरों ने करा और उसके बाद में जब पेशेंट की ज़्यादा हालत ख़राब हो गई डायलिसिस से उतारने के बाद, तो उन्हें पता चल गया कि ये ख़त्म हो गया। तो सब फाइल ले लेके भाग गए। तो क्या लगता है? डॉक्टर भाग गए? पूरे
सब पूरा स्टाफ कराया था आपने? जी श्री जी में। क्या बीमारी थी उनको क्या नाम किडनी की इन्फेक्शन फैल गया था किडनी में। कितने दिन से भर्ती था? कल से। 2 दिन। हाँ 2 दिन। क्या लगता है आपको, क्या किसकी लापरवाही है? लापरवाही यहाँ के डॉक्टर और स्टाफ की है, पूरे हॉस्पिटल की गलती है इसमें। क्या किया उन्होंने डायलिसिस के बाद में आखिरी में इंजेक्शन लगाया और उसके बाद में फिर बच्चा मुँह से नहीं बोला, जबकि बोल लिया था, वो डायलिसिस पे बोल लिया था। आज ये हुआ कि 2-3 दिन से हमारा मरीज एडमिट था, दामाद था हमारा, यहाँ पे श्री जी हॉस्पिटल में एडमिट करा और इन्फेक्शन हुआ था उनकी किडनी में। उसके बाद ये डॉक्टर कहने लगे कि इन्फेक्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हम सही कर देंगे। तो हम लोगों ने कहा ठीक है। इन्होंने 2 लाख रुपए जमा करवाए, यहाँ पैसा हम लोगों ने व्यवस्था करके जमा कर दिया। उसके बाद ये कहने लगे, आज इन्होंने डायलिसिस ऐसा करा, डायलिसिस करने के बाद वो अच्छा खासा बोल लिया था, सब कर रहा था, लेकिन एक इंजेक्शन ऐसा लगाया कि बस वो बोल बंद ही हो गया, चुप हो गया एकदम। क्या लगता है कि डॉक्टर की लापरवाही है? हाँ डॉक्टर की लापरवाही है, क्योंकि डॉक्टर 3 दिन से आए नहीं। शिवपुरी जिले के ग्राम सिर पंचायत बांसखेड़ी के सहरिया आदिवासी समुदाय के दर्जनों लोगों ने कलेक्टर से प्रधानमंत्री जनमन आवास की दूसरी किस्त के लिए गुहार लगाई है। बता दें, रकम न मिलने से मकान निर्माण का काम लटक गया है। इन आदिवासी परिवारों के लिए प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना अंतर्गत पक्के घर बनाने के लिए प्रथम किस्त मिल गई है, जिसके सहारे उन्होंने नींव की खुदाई करवाई और पिलर निर्माण का कार्य कर लिया है। लेकिन दूसरी किस्त अभी तक नहीं मिली है, जिसके कारण मकान बनाने का काम अधूरा में अधर पे लटका हुआ है। उन्हें बताया गया है कि निर्माण स्थल की भूमि ट्रांसपोर्ट नगर के लिए है, जबकि पूर्व में कई लोगों को उसी भूमि पर पट्टे भी दिए जा चुके हैं। अगर वह भूमि वास्तव में आरक्षित होती तो उनका ऑनलाइन सर्वे, भू अवलोकन एवं प्रथम किस्त क्यों नहीं दी जाती। इसी विवाद के चलते दूसरी किस्त रोक दी गई है। जहाँ पे आए हमारी कुटिल एक किस्त आई है और सब रोक लगा दिए। शास्त्री जी ने वो ये कहना चाहता है कि जहाँ पे कोई कुटिल मुटिल नहीं बनेगी, कोई आवास नहीं बनेगी, और हम जहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर निकालना चाहते हैं। तो हमारी पट्टों की जमीन है, वो भी जमीन हमारे से पत्थरों पे दे दिए, और वो कहता है जहाँ पे जो मकान बनेंगे वो सरकारी, हाँ सरकारी, जो हमारी तुम्हारे को पट्टे अलग दिए जाएंगे। आपके पास पट्टे हैं? हाँ पट्टे हैं। और आपकी कुड़ी स्वीकृति हो गई है, हाँ। तो उसको क्या आपत्ति आ रही है इनको? ट्रांसपोर्ट नगर ये कह रहा है वो कि ट्रांसपोर्ट नगर में आ रही है। हाँ जो समस्या लेके आए अमरीकी की किस्त डाल गई है, दूसरी किस्त डाली नहीं है। हमें कुटरियाँ दे देंगी, हमने झोंपड़ी में डाल दी और बरसात आ गई। और फिर दूसरी बात, हमें कुटरियाँ हमारी जमीन में ऐसे ही भगा रहे हैं। कौन भगा रहा है? शास्त्री। कौन है शास्त्री? नगर बना रहे हैं, शास्त्री नगर बन रही है। पहले ट्रांसपोर्ट है तो अब शास्त्री नगर बन रहा है। कितने साल भगाएंगे हम, जब मार देंगे जब। कितने सालों से रह रहे थे आप? शिवपुरी जिले के रहने वाले 12वीं कक्षा में टॉप करने वाले शिवपुरी जिले के विद्यार्थियों को सरकार द्वारा ई स्कूटी देने की घोषणा की गई थी, लेकिन वर्ष 2023-24 के 13 मेधावी छात्रों को अब तक यह लाभ नहीं मिल सका है, जिससे छात्रों में नाराजगी है। छात्रों ने बताया कि परीक्षा परिणाम से पहले शासन ने टॉपर्स को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देने का निर्देश दिया था। परीक्षा के बाद विद्यालयों ने स्कूटी पात्रता के प्रमाण पत्र भी सौंप दिए, लेकिन अब तक स्कूटी नहीं मिली। इस स्कूटी की मांग को लेकर छात्रों ने कलेक्टर को आवेदन सौंपा है। उन्होंने कहा है कि अधिकारियों से कई बार संपर्क किया गया, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। हमारी स्कूटी के पिछले सत्र 2023-24 के पैसे अभी तक नहीं आए, बाकी लोगों के आज से 6 महीने पहले ही आ गए थे। अभी आप कलेक्टर साहब के पास गए थे, उन्होंने डीओ साहब के पास आपको पहुंचाया था, वहाँ से क्या वहाँ पर गए, हमें तो गाँव में बुरी तरह से बाहर निकाल दिया गया और ये वाला पत्र हमारे मुंह पर फेंक कर चले गए, बोले यहाँ से निकलो, इधर हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब उन्होंने समस्या का निराकरण नहीं किया, आपको भगा दिया। फिर आप अभी दोबारा कलेक्टर साहब के पास आए थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला कि अभी हमारी ऑफिस में आकर मिलना था 4 बजे। पैसे क्यों नहीं डाले जा रहे हैं? पता ही नहीं। और डीओ सर ने आपको क्यों भगाया वहाँ से? क्या पता, बोला हम क्या करें, इसमें नहीं आ रहे पैसे।
अच्छा ये कह रहे हैं, तो आपने ये नहीं बोला फिर कौन करेगा? बोले जब पैसा आ जाएगा तो हम डाल देंगे, इसमें पैसे क्या पता कौन लाएगा। कितने लोगों के पैसे लिए? 13 लोगों के। छतरपुर जिले के किशनगढ़ थाना क्षेत्र में ग्राम झरकुआ पुरवा के पास एक व्यक्ति की सिर कटी लाश मिलने से क्षेत्र भर में सनसनी फैल गई है। बता दें, पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मृतक की उम्र 40 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। उसकी कलाई पर कलावा बंधा है और उसने KJS सीमेंट लिखा टी-शर्ट पहना हुआ है। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिजावर भेजा है। जो हमारे संज्ञान में ये जो केस आया था, ये सुबह 9-10 बजे के आसपास आया है। ये किशनगढ़ थाने का मामला है और इसमें जो ये बॉडी लेके आए हैं वो किसी अज्ञात पुरुष की बॉडी है और उसकी उम्र करीब 40 के आसपास होनी चाहिए। और उसका अभी जो पोस्टमार्टम किया गया है तो उसमें कुछ प्राइमरी जो सुपरफिशियल फाइंडिंग्स में कुछ चीज़ें मिली हैं, क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, कम से कम 2 से 3 दिन पुरानी बॉडी है, तो काफ़ी बॉडी सड़ चुकी है, डिकम्पोज हो गई है। तो बहुत ज़्यादा फाइंडिंग्स नहीं मिली, लेकिन हाँ उसका सर धड़ से अलग है। अब सर धड़ से अलग है तो उसमें काफ़ी चीज़ें हैं कि वो उसमें सार वेजेस तो सही नहीं समझ में आ रहा, लेकिन हाँ सर धड़ से अलग किया गया है। अब उसके क्या रीजंस हैं क्या है वो तो फाइनल रिपोर्ट के बाद ही क्लियर होगा। और बाकी अभी उसमें ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि बॉडी बहुत पुरानी है, डिकम्पोज है, तो उसमें अभी के हाल में कुछ भी टिप्पणी कर पाना बहुत मुश्किल है। तो वो फाइनल रिपोर्ट के बाद हम उसमें आपको क्लियर कट जानकारी मिल जाएगी। मध्य प्रदेश के बड़वानी में सरदार सरोवर बांध के प्रभावितों ने NVDA कार्यालय का घेराव किया, जहां नर्मदा बचाओ आंदोलन के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया, जहां भू अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी और SDM को ज्ञापन सौंपा गया है। सरदार सरोवर बांध के प्रभावितों ने हजारों परिवारों का पुनर्वास अभी तक नहीं हुआ है। प्रभावित लोगों ने कहा कि जिन किसानों की खेती डूब में आ गई है उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 60 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन 200 से अधिक परिवारों को अभी तक राशि नहीं दी गई है। पुनर्वास अधिकारी जो SDM साहब जिनका प्रभार भी यही का NVDA का ही प्रभार भी और SDM भी है, उनको आज पुनर्वास की जो बड़वानी जिले के 65 गांव है उनकी पूरी हकीकत बताई गई। पुनर्वास की जो मुद्दे है, कानूनी पुनर्वास जो होना चाहिए उस पर उनको ज्ञापन देगा, विस्तृत ज्ञापन देगा। नहीं होता है तो आगे की बड़ा कदम होगा, ये देखिए उनको ज्ञापन दिया गया और उनसे चर्चा की गई अलग अलग मुद्दे पर, जिसमें पिछोड़ी के बसावट के मुद्दा हो, बाकी जैसे 5 लाख 80 जगह भुगतान का हो, या प्लाट देना बाकी हो, या मकानों को भू अर्जन करना, उसका पूरा वो सर्वेक्षण करवाने को उन्होंने बोला है कि हम एक आश्वासन दिया कि सर्वेक्षण करके एक जांच करवाएंगे, उसके बाद कुछ निर्णय ले सकते हैं, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। जैसे जिन विस्थापितों को मकान बनाने के लिए 5 लाख 80 हजार का भुगतान कर दिया है, उनको प्लाट देना बाकी है। ऐसे करीब कुछ परिवार है जिनको प्लाट देना बाकी है। ये सुप्रीम कोर्ट के पिटिशनर थे। धार तहसील में बालोदा और अलग अलग धार तहसील के 32 परिवारों को धार में जमीन दी गई है, वहाँ पर अतिक्रमण है, उसका अलग अलग मामला चल रहा है, GRA में भी चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट के पिटिशनर थे। उसके बाद उन्होंने जमीन तत्काल दी गई थी, पर आज भी अतिक्रमण है। उनकी मांग है कि जमीन निरस्त करके उनको जो SRP का जो भुगतान है वो मिलना चाहिए। नर्मदा बचाओ आंदोलन के कुछ कार्यकर्ता आज कार्यालय में आए थे, उनके द्वारा पुनर्वास संबंधी विषयों पर चर्चा की गई है और ज्ञापन भी दिया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें 580 पैकेज राशि नहीं मिली है, कुछ का कहना है कि वो पात्र हैं पर प्लॉट नहीं मिला है। तो संबंध में कुछ जो है नाम उन्हें नोट कराए हैं, एक बार चेक करा लेंगे, अगर पात्र होंगे तो उनको जो भी पुनर्वास संबंधी जो सहायता है वो दी जाएगी। शिवपुरी जिले के ग्राम रोजगार सहायक संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर और जिला पंचायत CO को ज्ञापन सौंपा है। रोजगार सहायकों ने अपने नियमितीकरण की मांग की है। उन्होंने रोजगार सहायकों पर अधिकारियों द्वारा लगातार दबाव बनाकर कार्य करवाने, रोजगार सहायकों को टारगेट बनाकर कार्य मुक्त करने का विरोध किया है। संघ ने जिला अध्यक्ष ने बताया कि 2018 में मुख्यमंत्री द्वारा रोजगार सहायकों को पंचायत सचिवों के समान मानदेय देने का वादा किया था, जिसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है। हमारी 15 वर्षों से सरकार से जो मांगें चल रही हैं उन्हीं को लेकर ज्ञापन दिया है। इसमें नियमितीकरण की मुख्य मांग है। इसमें हमारे कई साथी जो दिवंगत तो उनके परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाए। हम लोगों को माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय ने जो घोषणा की थी कि आप लोगों को पंचायत सचिवों के समान सुविधाएं दी जाएंगी और पंचायत सहायक सचिव के मतलब सम्मिलित किया जाएगा, तो उसी को लेकर ज्ञापन दिया है कि इनको शीघ्र मांगों को पूरा किया जाए। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो फिर क्या करेंगे? आज 1 दिवसीय ज्ञापन है, आगे हड़ताल का कार्यक्रम बनेगा। जो अभी समय दिया सरकार को, जो भी हो आप जल्दी 10-5 दिन में सुनवाई कर लें, नहीं तो फिर आगे आंदोलन का एकमात्र विकल्प है।
रीवा में दो बेटियों ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिससे जिले भर में उनकी शाबाशी हो रही है। बता दें, इन बेटियों ने सड़क हादसे में गंभीर घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया और उनके परिजनों को खबर भी की है। दरअसल बोदाबाग निवासी सास और दामाद बाइक से चिरहुला कॉलोनी जा रहे थे। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मोड़ पर उन्हें एक बाइक ने टक्कर मार दी। सास और दामाद सड़क पर गिर गए, जिससे बाइक चला रहे दामाद प्रकाश शुक्ला का पैर टूट गया और सास शशि अग्निहोत्री को काफी चोटें आई हैं। आसपास मौजूद कोई भी व्यक्ति मदद के लिए सामने नहीं आया। इसी बीच वहां पास से गुजर रही दो बेटियों ने 108 एम्बुलेंस को फोन लगाया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई तो दोनों बेटियों ने घायलों को ऑटो से संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया और उनके परिजनों को सूचना दी। वहीं हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। हम बस वहाँ से जा रहे थे तो हमने देखा तो ये आंटी का और अंकल का और छोटे से बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे। देन वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े थे लेकिन कोई उठा नहीं रहा था, सिर्फ सब वहाँ खड़े थे। फिर हम लोग रुके और फिर वहाँ से बैटरी वाले को बुलाया, फिर अंकल को और आंटी को मैं लेकर आई। ये स्कूटी से आई है पीछे से। फिर यहाँ पे आया तो बहुत देर तक हमने बहुत स्ट्रगल किया, कोई हमारी सुन भी नहीं रहा था बिल्कुल भी। और उसके बाद जब डॉक्टर आए तो वो वहाँ मतलब एक कंपाउंडर जैसे थे, वो यहाँ आए। उसके बाद वो झूठ बोल रहे थे कि नहीं हम इतनी देर से थे, इतनी देर से थे। देन ऐसा कुछ भी नहीं था। जब हमने हमारे घर पे फ़ोन किया है, देन सोर्स के माध्यम से डॉक्टर्स यहाँ पे आए हैं और फिर इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। और इतना स्लो है, कोई सुनता ही नहीं है यहाँ पे। इतने में तो पेशेंट की जान चली जाए। कहाँ पर घटना रहा? ये बोदाबाग के मोड़ पे, मंदिर वाले मोड़ पे मैक्सिमम 4 साढ़े 4 बज रहे थे। घायल कौन है, कहाँ की है रहने वाली? ये भी बोदाबाग के ही हैं, वहीं के ही। अपने घर तरफ ये भी जा रहे थे, वहीं बगल की गली थी, वहीं पे इनको मोड़ना था। बड़नगर के वार्ड नंबर 19 से जनपद सदस्य सुखदेव पाटीदार ने जिला सहकारिता विभाग में बड़ा घोटाला होने की शिकायत आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा उज्जैन में की है, जहां सेवा सहकारी समिति सुवास के सेल्समैन रवि पाटीदार और कर्मचारी कुबेर चौधरी पर संस्था में भ्रष्टाचार करके करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। 1 साल पहले दोनों कर्मचारियों को कालाबाजारी की शिकायत पर सस्पेंड कर दिया गया था, किंतु सहकारिता अधिकारी उप पंजीयक द्वारा 2 बार निलंबित हो चुके इन दोनों कर्मचारियों को पुनः बहाल कर दिया गया। दोनों कर्मचारियों ने किसानों से संस्था के नाम पर पैसे ले लिए, लेकिन उन्हें खाते में जमा नहीं किए। जब किसानों ने अपने पैसे वापस मांगे तो आनाकानी की गई। वहीं किसानों ने मंगलवार को कलेक्टर की जनसुनवाई में शिकायत करके साथ ही आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा उज्जैन में शिकायत की है। हम आज 150 किसान के लगभग आए थे। हम कलेक्टर महोदय के पास गए थे। सभी किसानों ने अपने अपने आवेदन दिए और अपनी अपनी समस्या सुनाई और सेक्रेटरी, सहायक सेक्रेटरी और सेल्समैन तीनों ने काफी घपला किया था और इन्होंने बहुत पैसा कमाया है। ये क्या नाम है उन लोगों? जगदीश बोरिया, कुबेर चौधरी और रवि पाटीदार। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, आगे आप क्या चाहते हैं? अभी तक कार्रवाई इनके खिलाफ पहले भी कार्रवाई हुई थी। पहले सीओ आशीष सर ने इनको निलंबित भी किया था, 2 बार निलंबित हो गए हैं। सर शिकायत है सेवा सहकारी संस्था इंगोरिया सुवासा, जो भ्रष्ट लेवल पे बहुत घपलेबाजी हुई खाद के विषय में, केसीसी मामले के विषय में, बीमे के विषय में। बहुत सारे ऐसे किसानों में भी एक ईसाई पीड़ित किसानों कि मेरे खाते में नियमित रूप से केसीसी चल रहा था, 6 महीने में पलटी हो रही थी, जिसके बावजूद भी इन्होंने मेरे केसीसी पे ब्याज लगा दिया गया। जिसके बाद ये कहकर 2021 में जब बीमा आया था तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि आप कर्ज में मतलब आपका कर्ज चुकता नहीं हुआ है तो आपको उसका बीमा राशि भी नहीं मिलेगी। तो सर वो भी नहीं मिला है और आज ब्याज भी लग चुका है और मैंने पलटी के 4 बार आवेदन दिए थे तो वो भी पलटी हुई है सर। रतलाम जिले में एक और पटवारी रिश्वत लेते पकड़ा गया है। ग्राम रोजड़का में जमीन बटांकन के नक्शे को लेकर पटवारी यशवर्धन शर्मा ने फरियादी से 25,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। लोकायुक्त की टीम ने मंगलवार दोपहर टीम पटवारी को 8,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है।
रतलाम ग्रामीण तहसील के ग्राम सेवरिया निवासी जितेंद्र सिंह ने गांव रोजड़का में जमीन बटांकन नक्शे के लिए पटवारी यशवर्धन शर्मा को आवेदन किया था। इसके लिए पटवारी ने 25,000 रुपए की रिश्वत भी मांगी थी। इसके बाद पटवारी और उनके बीच 10,000 रुपए की बात बनी। जितेंद्र ने पटवारी को 2,000 रुपए पहले ही दे दिए थे। बाकी के 8,000 रुपए मंगलवार को देना तय हुआ था। इसकी सूचना लोकायुक्त को दी गई और लोकायुक्त टीम ने पटवारी को पुरानी तहसील में रिश्वत लेते ट्रैप कर लिया। सर 23 तारीख को मैं लोकायुक्त उज्जैन गया था। पटवारी साहब मेरे से नक्शा बंटवारे के लिए 25,000 रुपये की डिमांड करी थी। फिर मैंने 23 तारीख को उज्जैन लोकायुक्त में जाके शिकायत की। उसके बाद वहाँ शिकायत करके जब वापस रतलाम आया तो जब मेरी पटवारी साहब से बात हुई तो मैंने कहा 25,000 रुपये तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो बोले कि तहसीलदार साहब को देना पड़ते हैं, इसलिए 25,000 रुपये आपको देना पड़ेंगे। फिर हमारे बैठते बैठते 10,000 रुपये की बात हुई थी कि 10,000 रुपये आप मुझे इस तारीख को दे देना। तो आज की जो दिनांक दी गई थी इसमें मैंने आज इनको 8,000 रुपये दिए और उसके बीच एक बार ये जब गांव में बीच में आए थे तो फर्द लगाने के लिए इन्होंने 2,000 रुपये उस दिन ले लिए थे और आज 8,000 रुपये लोकायुक्त पुलिस के सामने इनके दिए। ये रोजड़ का निवासी है जितेंद्र सिंह चावड़ा। इसने अपने किसी रिश्तेदार की एक ज़मीन दिलवाई थी गांव में। उसका ज़मीन का बटांकन होना था। तो ज़मीन के बटांकन को लेकर के इसने जब पटवारी हैं रोजड़का हल्के के यशवर्धन शर्मा जी, तो इनसे इनकी बात हुई तो इन्होंने बोला कि बटांकन की 20,000 रुपये की रिश्वत लगेगी तब वो काम करेंगे। तो इस पर दिनांक 23 तारीख को आवेदक जितेंद्र सिंह चावड़ा ने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त उज्जैन श्री अनिल विश्वकर्मा सर को शिकायत की थी। उस शिकायत एसपी सर ने मुझे जांच हेतु दी थी। उसकी जब मेरे द्वारा सत्यता की जांच करवाई गई तो ये मेरे द्वारा पाया गया कि आवेदक जितेंद्र चावड़ा से ज़मीन का बटांकन कराने के लिए उसने 10,000 रुपये पे लेने के लिए सहमत हो गया था और 2,000 रुपये उसने दिनांक 24 तारीख को तुरंत ले लिए। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।